प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर के बचे हुए जो भी टाइप्स है उनको देखेंगे। ठीक है, और ये कंसेप्ट को जरा ध्यान से आप देखेंगे। ये टोटल का टोटल थ्योरी पार्ट है, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी से नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन पर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। इसलिए ये कंसेप्ट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि इनके कंसेप्ट को आप ध्यान में रखें, अपने मस्तिष्क में रखें, और उन कंसेप्ट पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए वो आप बनाएं। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर के कुछ बचे हुए जो वेक्टर है उनको हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए। पहला एक वेक्टर है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं। कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन होगा। हम लोग क्या किए हैं, ये एक पैरेललोपाइड बना दिए हैं। आप ऑलरेडी आप इस तरह के पैरेललोपाइड से परिचित होंगे। इसका हर साइड क्या है, जो भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट पैरेलल में है। और इस पैरेलल साइड में नाम दे दिए ए बी सी डी। नीचे का जो प्लेन है उसका नाम है ए बी ई ओ, ये नीचे का प्लेन है। ऊपर का प्लेन है, आप देख सकते हैं, सी एफ जी डी। ठीक है, तो पैरेलल पाइप का नेम बोल सकते हैं ओ ए बी ई एफ जी डी सी। ओके, अब इस पैरेलल पाइप में हम लोग बहुत से वेक्टर के टाइप्स देखने जा रहे हैं। उनको एज ए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ शो करेंगे, और इन डिफिनेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज आपका 10.1, आप 10.1 एक्सरसाइज को इस पर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। दो या दो से कम दो होना चाहिए, नहीं तो दो से ज्यादा वेक्टर वो कोलिनियर कहलाएंगे या पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। कब कहलाएंगे उसको ध्यान से देखिए। इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, यदि वो सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर में हो, सेम ही लाइन पर हो, या नहीं तो पैरेलल लाइन पर हो। इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट, इसका मतलब समझिएगा, वो जितने भी वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर है, दो सभी एक ही लाइन के ऊपर में है, या नहीं तो वो पैरेलल लाइंस पर है, तो इनको हम बोलते हैं इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट। इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, डायरेक्शंस कुछ भी हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब उनका मात्रा कितना है, वेक्टर छोटा हो बड़ा हो, उनकी मात्रा से मतलब नहीं है। उनका डायरेक्शन कोई ईस्टवर्ड है, कोई वेस्टवर्ड है, उस डायरेक्शन से भी मतलब नहीं है। केवल ये मतलब है कि वो सारे के सारे वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर में हो, या नहीं तो पैरेलल लाइंस के ऊपर में। अब एग्जांपल्स आप यहां देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन गिवन पैरेललोपाइड ओई वेक्टर, आप देखिए ओई वेक्टर ये है। ओई वेक्टर और एबी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों हमारे ओई वेक्टर, एबी वेक्टर, ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे या पैरेलल वेक्टर्स। इसके अलावा और क्या है, जीएफ भी देखिए। ये ओई वेक्टर और एबी वेक्टर ग्राउंड लेवल पर है। इस पैरेललोपाइड को देखिए तो ये ग्राउंड पर ओई वेक्टर और एबी वेक्टर है। और इसी पैरेललोपाइड के ऊपर वाले में पोजीशन में आ जाए तो वहां जीएफ वेक्टर और डीसी वेक्टर को देखें, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। और ये नीचे के ग्राउंड में देखेंगे ओई और जीएफ भी पैरेलल है, आपका एबी और डीसी भी पैरेलल है। इसलिए इनको क्या क्या कहा गया, ओई, जीएफ, एबी, डीसी आर कोलिनियर। ये सारे के सारे कोलिनियर। आप ओई को, ओई और जीएफ देखिए पैरेलल है, ओई और आपका एबी भी पैरेलल है। ठीक है, जीएफ डीसी पैरेलल है, तो ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। और कुछ उदाहरण देखना है, और हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। एडी वेक्टर देखिए, अब ये क्या वर्टिकल पोजीशन में ये पैरेलल है। एडी ऐसे है, फिर आपका बीसी भी है, बीसी बोलिए चाहे सीबी बोलिए। देखिए एडी का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है, अपवर्ड है, जबकि सीबी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। फिर भी दोनों, चूंकि दोनों पैरेलल है, इसलिए ये दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। तो एडी वेक्टर और सीबी वेक्टर, एडी वेक्टर सीबी वेक्टर। उसके अलावा और ग्राउंड पर और पैरेलल कौन कौन है, ओजी भी पैरेलल है और ईएफ भी पैरेलल है। तो ओजी एंड एफई, ओजी का डायरेक्शन देखिए अपवर्ड है, जबकि एफई का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो डायरेक्शन से यहाँ मतलब नहीं है, इनके मैग्नीट्यूड से भी मतलब नहीं है, छोटे या बड़े हो, वो पैरेलल होने चाहिए आपस में, या नहीं तो एक ही लाइन के ऊपर में। मान लीजिए बड़ा सा लाइन है, उस लाइन पर एक वेक्टर है, फिर थोड़े दूर पर और उससे बड़ा वेक्टर या छोटा वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर में है, तो भी हम लोग वो सारे के सारे वेक्टर्स कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। ओके, इज इट क्लियर।
पहला डिफिनेशन हो गया कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स का। टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर, वो कोलिनियर कहे जाएंगे या पैरेलल वेक्टर्स कहे जाएंगे। इफ दे हैव सेम, या वो सारे के सारे एक ही पर हो, एक ही लाइन के ऊपर में हो, या पैरेलल सपोर्ट्स, पैरेलल सपोर्ट्स का मतलब वो पैरेलल हो या पैरेलल लाइन के ऊपर। इफ दे हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, कम बेस हो, कुछ भी हो, और डायरेक्शन कुछ भी हो, वो सारे के सारे वेक्टर्स एक लाइन के ऊपर हो या नहीं तो पैरेलल लाइंस के ऊपर हो, तो सारे के सारे कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण आप देख सकते हैं OE, GF, AB, DC, ये ग्राउंड लेवल पर है। ग्राउंड लेवल पर ये सब वेक्टर्स पैरेलल है। उसके बाद ग्राउंड लेवल पर वर्टिकल पोजीशन में है AD, CB, OG एंड FE आर कोलिनियर से। और यदि ये पैरेलल नहीं होंगे तब ये क्या कहलाएंगे? नहीं पैरेलल होने से उनको नॉन कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। अदरवाइज वेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर वेक्टर। जैसे अब हम यहाँ OE ले लें, OE हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, फिर OG ले लें, OG आपका वर्टिकल पोजीशन पर है, और OA ले लें, OA इधर है, तो ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि OE वाला ग्राउंड पर OG क्या है? परपेंडिकुलर है। इसलिए ये वेक्टर्स हमारे पैरेलल बेस पर नहीं होने की वजह से, ये पैरेलल नहीं होने की वजह से ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर वेक्टर। कौन कौन? OE, OG, OA। उस तरह से बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर CD, CB और उसके बाद CF, ये भी क्या है? नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि सारे पैरेलल लाइंस के ऊपर में नहीं है। तो ये हो गया डिफिनेशन कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स का। अब दूसरा टाइप आते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसा कि नाम है इसमें को इनिशियल, वो सारे वेक्टर जो कि एक पॉइंट से इनिशियल होंगे या स्टार्ट होंगे, तो उन वेक्टर्स को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बोलेंगे। देखिए डिफिनेशन, वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम। ध्यान देना लेवल, बस यही बात है। वो सारे वेक्टर जो कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे O से स्टार्ट हो रहा OA, O से स्टार्ट हो रहा OE, O से स्टार्ट हो रहा है OG, ये सभी क्या है? को इनिशियल है, क्योंकि सब O पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है को टर्मिनस वेक्टर। पहले वाले में को इनिशियल था, एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था। को टर्मिनस, यहाँ एक पॉइंट पर एंड हो रहा है। यहाँ पर जो भी वेक्टर्स होंगे एक पॉइंट पर टर्मिनल पॉइंट उनका सेम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ना होगा, उनका एंड पॉइंट सबका एक होगा। वेक्टर्स विच हैव द सेम टर्मिनल पॉइंट्स, जिनके टर्मिनल पॉइंट जो होंगे, एंड पॉइंट जो होंगे, वो सेम होंगे, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। उदाहरण देखा जाए DC वेक्टर। DC देखिए, DC C पर जाकर एंड हो रहा है, उसके बाद GC भी C पर एंड हो रहा है, और FC भी आपका, FC इधर ले लेते हैं, FC भी आपका C पर एंड हो रहा है। ये सारे के सारे को टर्मिनस वेक्टर हैं, एंड टर्मिनेट कहां कर रहे हैं? C पॉइंट पर इनका टर्मिनल पॉइंट है, C पॉइंट पर ये टर्मिनेट कर रहे हैं। ये हो गया को टर्मिनस वेक्टर्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। किन वेक्टर्स को हम कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे और किन को नॉन कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे? तो 3 और मोर वेक्टर। प्लेनर होने के लिए जरूरी है 3, कम से कम 3। इधर कोलिनियर के लिए, को इनिशियल के लिए, को टर्मिनस के लिए 2 वेक्टर्स भी हमारे हो सकते थे कोलिनियर, 2 को इनिशियल हो सकते थे, 2 को टर्मिनस। लेकिन प्लेनर होने के लिए कम से कम 3 होना चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर को तो आप जब चाहें तब वो एक ही प्लेन में आप दिखा सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर कोई जरूरी नहीं है, वो प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसलिए मिनिमम को प्लेनर के लिए 3 चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा। 3 और मोर वेक्टर्स, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, जो कि एक ही प्लेन में लाई करें। और या अगर एक प्लेन में दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एक प्लेन में दिख रहा हो और वो पैरेलल प्लेन में दिख रहे हो तो भी वो कोप्लेनर कहलाएंगे। 3 और मोर वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, अगर एक ही प्लेन में है तब तो बहुत अच्छी बात है, और आर पैरेलल, नहीं तो फिर वो क्या हो? पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के पैरेलल में हो, आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ये ध्यान देंगे। 3 और मोर वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन में लाई करे, या नहीं तो वो आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के पैरेलल हो, आर कॉल्ड कोप्लेनर। यदि वो तीनों किसी एक ही प्लेन के पैरेलल में है तो भी वो कोप्लेनर कहलाएंगे।
इसमें एक बात और ध्यान देना है कि टू पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वेक्टर, दो वेक्टर जो कि आपका पैरेलल है या दो वेक्टर जो इंटरसेक्ट कर रहा है आर ऑलवेज कोप्लेनर। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो वो हमेशा कोप्लेनर होगा ही होगा। दो वेक्टर यदि इंटरसेक्ट कर रहा है तो भी वो कोप्लेनर होना ही होना है, टू के लिए, दो के लिए, क्योंकि तीन में गारंटी नहीं है। टू पैरेलल और इंटरसेक्टिंग वेक्टर्स आर ऑलवेज ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे यदि वो वेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हो या पैरेलल हो। अदरवाइज यदि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पैरेलल नहीं है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, पैरेलल नहीं है, तब क्या होंगे, अदरवाइज वेक्टर्स आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर, तब वेक्टर्स हमारे नॉन कोप्लेनर्स कहलाएंगे। अब एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओ ए वेक्टर देखिए, ओ ए वेक्टर ये ग्राउंड में है, ओ ए के बाद ओ ई ये ग्राउंड वाला जो प्लेन है नीचे का जो बेस में है जिस पर ये पैरेलल पाइप रखा हुआ है उसमें है ओ ए एंड ओ ई वेक्टर, ठीक है। एंड और उसका टॉप वाले लेवल में क्या है, टॉप वाले लेवल में सी एफ जी डी है, इसमें है। तो इसमें देखिए कौन कौन, इसमें जी डी जी डी, फिर इसी में ले लिए जी एफ और जी सी। ये ऊपर वाला लेयर में जी डी है, जी सी है, जी एफ है, और नीचे वाला में ए बी है, और हम लोग लिए ए बी या हम लोग यहां लिया ओ ए एंड ओ ई। ये दोनों जो है जो हमारा बेस में है, एक बेस के प्लेन में है और एक टॉप के प्लेन में है, एक बॉटम में है मतलब फ्लोर में है और एक टॉप में है। दोनों प्लेन क्या है, एक आपस में एक दूसरे के पैरेलल है कि इसके वजह से ये सारे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। अगर एक ही प्लेन में होते तो अच्छी बात है, जैसे यहां ओ ए, ओ ई, उसका ओ बी, ए बी, बी, ये सारे के सारे कोप्लेनर है, क्योंकि नीचे वाले फर्श वाला जो प्लेन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से एक ही प्लेन में दिखे, वो एक दूसरे के पैरेलल भी प्लेन में होंगे तो भी वो कोप्लेनर कहलाएंगे। जैसे यहाँ फ्लोर का जो प्लेन है और टॉप का जो प्लेन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों प्लेन में मिलने वाले जितने भी वेक्टर्स है वो सारे के सारे हमारे वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाएंगे। अर्थात ओ ए, ओ ई, ओ बी ये, और उसके बाद इधर कुछ भी ले लीजिए जी डी, जी सी, जी एफ, ये सभी के सभी कोप्लेनर्स वेक्टर है। ओके, तो ये हो गया कोप्लेनर का डिफिनेशन। इसके बाद आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स किसे कहते हैं, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक और अनलाइक वेक्टर्स के लिए वो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स के डिफिनेशन में आ जाइए। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब पैरेलल सपोर्ट है या एक ही लाइन के ऊपर में है। अगर वेक्टर्स हमारे एक लाइन के ऊपर में है या पैरेलल लाइंस के ऊपर है तो वेक्टर्स हमारे कोलिनियर कहलाते हैं। और यदि उन कोलिनियर वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, डायरेक्शन सेम हो, तो उनको लाइक वेक्टर बोलेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम डायरेक्शन, ध्यान देना है केवल डायरेक्शन, किनका देखना है, कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स, एंड कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, और डायरेक्शन यदि उल्टा हो जाए आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर, तब उनको अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। अब आप हम लोग डायग्राम में देखें, ए बी, ए से बी है, उसके बाद ओ ई, ओ से ई है, आप देख सकते हैं ए से बी का डायरेक्शन, ओ से ई। अगर ए बी को ईस्टवर्ड आप मान रहे, अगर इधर वेस्टवर्ड मान रहे हैं तो ये ए से बी वेस्टवर्ड है तो ओ ई भी क्या हो गया, वेस्टवर्ड हो गया। तो ए बी, ओ ई और डी सी, डी से सी की ओर, ये डी सी ऊपर वाले प्लेन में है। उसके बाद जी एफ भी ऊपर वाले प्लेन में, लेकिन डायरेक्शन उसका सभी का क्या है, वेस्टवर्ड है। तो ऊपर वाले, लेकिन ये नीचे बॉटम वाला प्लेन में और ये ऊपर वाला प्लेन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल होने की वजह से ये सारे वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। ए बी, ओ ई, डी सी, जी एफ, ये सब कोलिनियर है और सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो ये लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। ये मतलब ए बी, ओ ई, डी सी, जी एफ सब लाइक वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों, सबसे पहले तो ये कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल प्लेन में है, ये उनका पैरेलल सपोर्ट है एक, और दूसरी बात इनका डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम लोग बोलेंगे लाइक वेक्टर्स। और अनलाइक वेक्टर्स के क्या उदाहरण होंगे, हम लोग देखते हैं ए डी एंड एफ ई। अब देखिए ए से डी का डायरेक्शन ये अपवर्ड है, और दूसरा हम लोग लिए ए डी एंड एफ ई। एफ ई देखिए दोनों ग्राउंड पर परपेंडिकुलर है, ए डी ए से डी की ओर अपवर्ड जा रहा है, एफ ई क्या, ये भी परपेंडिकुलर है ग्राउंड वाले प्लेन पर, लेकिन ये डाउनवर्ड आ रहा है, एफ सी की ओर आ रहा है। तो दोनों को पैरेलल सपोर्ट तो है, दोनों पैरेलल तो है, दोनों कोलिनियर वेक्टर है,
लेकिन चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है इसकी वजह से ये अनलाइक वेक्टर्स कहलाएंगे, एडी एंड एफईआर अनलाइक वेक्टर्स। हाँ, लेकिन ये एडी और ईएफ वेक्टर बोले तब वही लाइक वेक्टर हो जाएगा। इस एफ की ओर डायरेक्शन ले लेंगे तो लाइक वेक्टर होगा, लेकिन एफ ही कर दिए, डायरेक्शन अपोजिट कर दिए तो ये हो गया हमारा अनलाइक वेक्टर्स। तो ये हो गया हमारा लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिए। ये फिजिक्स वगैरह में भी बहुत ज्यादा आपका यूज होगा। फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर किसको कहते हैं? ओके, हम लोग ज्यादातर मैथ्स में फ्री वेक्टर को ही ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिजिक्स वगैरह में लोकलाइज वेक्टर्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग देखते हैं कि फ्री एंड लोकलाइज वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। कहते हैं किसमें, इफ द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, यदि हमारा वेक्टर का इफेक्ट इनिशियल पॉइंट से इंडिपेंडेंट हो, इनिशियल पॉइंट कहीं पर भी उसे कोई मतलब नहीं हो। इफ द इफेक्ट ऑफ वेक्टर, वेक्टर का इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो, ऑफ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कहीं भी ले वेक्टर का असर वही रहे, सेम रहे, हूबहू सेम रहे। If the effect of a vector is independent of initial point and depends on your magnitude and direction, और वो किस पर डिपेंड करे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर और उसके डायरेक्शन पर, देन इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं वो क्या है, फ्री है। उसका इनिशियल पॉइंट कहीं भी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर ही उसका इफेक्ट डिपेंड करता हो, उसी पर वो वेक्टर आश्रित हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं फ्री वेक्टर। इसका इनिशियल पॉइंट जहां चाहे वैसे आप ले ले, आपको कहीं कोई समस्या ना हो, तो वैसे वेक्टर को हम लोग फ्री वेक्टर। व्हेन द इनिशियल पॉइंट, अब आगे देखिए, व्हेन द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड, अब इसी इनिशियल पॉइंट को यदि आप बांध दें, फिक्स कर दें, निश्चित कर दें, देन द वेक्टर इज सेड टू बी, तब वही वेक्टर क्या हो गया, फ्री से अब क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया वेक्टर, वो एक जगह फिक्स्ड हो गया, निश्चित हो गया। यदि इनिशियल पॉइंट वेक्टर का फिक्स कर दिया जाए तो वो फ्री वेक्टर क्या हो गया, लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया। फ्री वेक्टर हैज नो पर्टिकुलर, फ्री वेक्टर हैज नो पर्टिकुलर लोकेशन इन स्पेस। फ्री वेक्टर जैसा कि नाम है, वैसे वेक्टर का स्पेस में कोई एक पर्टिकुलर, कोई विशेष लोकेशन नहीं रहेगा। स्पेस में उसको हम लोग अपने सहूलियत के हिसाब से दिखाते हैं, उसका कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं कि ये वेक्टर यहीं पर है। वेयर है, जबकि लोकलाइज क्या है कि स्पेसिफिक लोकेशन है। वेयर एज और लोकलाइज वेक्टर कांट मूव इन स्पेस, उसको आप स्पेस में मूव नहीं कर सकते। लोकलाइज वेक्टर आपका मूव नहीं कर सकता, कांट मूव। लोकलाइज वेक्टर स्पेस में फिक्स रहेगा। उदाहरण से और समझ में आएगा आपको, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे फिजिक्स के टर्म है और फ्री वेक्टर्स, ये फ्री वेक्टर्स है। आप डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो जहां से स्टार्ट किए आखिरी पॉइंट पहुंच गए। इस सिचुएशन को आप कुछ दूर पर, कुछ दूसरी जगह पर भी आप इसी इवेंट्स को आप दोहरा सकते हैं। उसी प्रकार है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब फ्री वेक्टर है। ये कहां से स्टार्ट हुआ इससे, इस पर ये डिपेंड नहीं करता है, ये केवल डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है। वेयर एज अ फोर्स, जबकि आप एक फोर्स जब लगा रहे हैं, देखिए फोर्स, फोर्स के साथ फिक्स हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, एक फिक्स्ड बॉडी पर फोर्स जो लगा दी हम फिक्स्ड बॉडी पर। वेयर एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज लोकलाइज्ड वेक्टर। जब आप एक रिजिड बॉडी पर लगा रहे हैं और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी उसका फिक्स करते हैं। वेयर एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, वेयर एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्टिंग डाउनवर्ड इज लोकलाइज्ड। वेयर एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी, जब फोर्स लग रहा है रिजिड बॉडी पर, अब उसके साथ उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है उसको हम फिक्स कर दिए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो फोर्स लग रहा है अर्थ से ग्रेविटी की ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उस तरह का डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसका हम डायरेक्शन फिक्स कर दिए। फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ लोकलाइज्ड वेक्टर, ये एक लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स थे। अब इसमें एक लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पुराने वीडियो में देख चुके हैं। आज नेक्स्ट उसी तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ही एक्सटेंशन है, उस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में करते क्या है, पर डेफिनेशन हम लोग देख लें। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, which is
कोइनिशियल विथ गिवन वेक्टर्स। अर्थात यदि एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड देखिए आपका ओ ए और ओ सी, ए और बी वेक्टर के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। हमारे पास गिवन है दो ही वेक्टर है, एक वेक्टर है ओ ए और दूसरा है ओ सी। ओ ए वेक्टर है ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर है बी वेक्टर। तब हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये जो ओ सी वेक्टर है जो कि बी वेक्टर के बराबर है, ठीक इतना के बराबर हम लोग ए पॉइंट पर हम लोग ए बी वेक्टर बनाएंगे। एक फ्री वेक्टर का कंसेप्ट की मदद से हम लोग जितना हमारा बी वेक्टर यहां पर है उतना ही हम लोग यहाँ बी वेक्टर बनाएंगे फ्री वेक्टर की मदद से, और जितना हमारा ओ ए वेक्टर है उतना ही हम सी बी वेक्टर बनाएंगे, जिसका कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन हो जाएगा ए वेक्टर की तरफ। तो ये एक हम लोग पैरेललोग्राम बना दिए जिसमें हमको स्टार्टिंग में केवल ए और बी वेक्टर था, और ए और बी वेक्टर की मदद से हम लोग बी वेक्टर के बराबर बी वेक्टर हम लोग ए पॉइंट पर लिए और ए वेक्टर के बराबर सी पॉइंट पर हम लोग सी बी वेक्टर ले लिए और ये एक पैरेललोग्राम बना लिए। इस पैरेललोग्राम में नियम ये है कि यदि इस पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के द्वारा दिखाए जा रहे हैं, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा वो इनका डायगोनल होगा, और ये तीनों कहां से होंगे, एक पॉइंट से कोई इनिशियल होंगे, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। जो डायगोनल है दूसरा डायगोनल अगर आप एसी ले लीजिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। अर्थात ए और बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओ ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओ सी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी ओ पॉइंट पर जो आपका जो डायगोनल है ओ बी वो रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम का। तो सी वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। या अब इसी को समझने के लिए इस ट्रायंगल में आइए, ओ ए बी में आइए। ओ ए बी में ये ए वेक्टर है और ये फ्री वेक्टर के कंसेप्ट ये बी वेक्टर है, तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ये सी वेक्टर। सी वेक्टर हो गया हमारा ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बराबर। इसी लॉ को हम लोग बोलते हैं, ये आया कहां से, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आया। तो ये तो आगे उसका एक्सटेंशन हुआ। बेसिकली है क्या कि एक पैरेललोग्राम के टू साइड्स, टू एडजेसेंट साइड्स यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसी को इनिशियल पॉइंट पर जो डायगोनल होगा वो डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इनके सम को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को। यही लॉ है। इसी को हम लोग दिखाए हैं, ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। और आप ओसी को ही आप ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्री वेक्टर के कंसेप्ट से जितना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है इसको हम लोग दूसरे पॉइंट पर, तो ये ओ पॉइंट मेरा फ्री था, दूसरे पॉइंट पर दिखा दिए ए बी वेक्टर के रूप में। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर, और ओ ए वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी वेक्टर को बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ओ बी वेक्टर जो डायगोनल है मेरा वो सी वेक्टर के बराबर होगा। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये सब प्रॉपर्टी आप नीचे के क्लास में भी पढ़े, लेकिन वो वेक्टर में नहीं पढ़े थे। अब हम लोग उसी को वेक्टर में दोहरा रहे हैं। पहला है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, अर्थात ए वेक्टर में आप बी वेक्टर जोड़े या बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़े, दोनों बराबर होगा। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आपका इस पैरेललोग्राम का ये साइड आपका ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साइड बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्री वेक्टर के कंसेप्ट से इसको आप बी वेक्टर और इसको ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो ये डायगोनल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर इस ट्रायंगल में। अब इसमें ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा ये डायगोनल, इसलिए ये दोनों क्या हो गया आपस में बराबर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया हमारा बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसी को हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ ऐड करे, ए बी के साथ कम्यूट करे या बी ए के साथ कम्यूट करे, दोनों बराबर होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको प्रूव भी किया जा सकता है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दोनों तरफ ले ले और ब्रैकेट एसोसिएट कर दे। ब्रैकेट एसोसिएट फर्स्ट टू के साथ करे या लास्ट टू के साथ करे, दोनों तरफ रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ का मतलब एसोसिएट आप ब्रैकेट किए पहले बी और सी के साथ, बी और सी के साथ ऐड करने के बाद एक रिजल्ट प्राप्त होगा, उस रिजल्ट को ए वेक्टर के साथ जोड़ दे, जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर आ जाए, या पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ जोड़ ले, जो रिजल्ट है उसको सी वेक्टर के साथ जोड़ ले, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ केवल है एसोसिएशन ब्रैकेट का, कि ब्रैकेट का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जिसका काम सबसे पहले की,
यहाँ लास्ट टू का काम पहले किए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट टू वेक्टर का काम किए, लेकिन रिजल्ट मेरा दोनों तरफ सेम आया। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसको कि किसी वेक्टर में जोड़ा जाए तो उस वेक्टर पर कोई असर ना पड़े। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जो है उसको राइट साइड में जोड़िए ए वेक्टर के साथ, या लेफ्ट साइड में जोड़िए। अगर राइट साइड में जोड़ते हैं तो इसको राइट आइडेंटिटी बोलता है, लेफ्ट साइड में जोड़ते हैं तो लेफ्ट आइडेंटिटी बोलता है। और दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ए वेक्टर के बराबर ही रह रहा है, तो इस जीरो वेक्टर को ही हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में नल वेक्टर जो है वो मेरा आइडेंटिटी वेक्टर का काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच वेक्टर इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। तो null vector is known as additive identity vector because it is added in the right hand side or left hand side of any vector, then there will be no effect on the vector. वेक्टर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चौथा और आखिरी लॉ है वेक्टर एडिशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स, बी वेक्टर हमारा ए वेक्टर का इनवर्स कहलाएगा यदि उसको आप ए वेक्टर में ऐड कर दें और रिजल्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी के ही बराबर। एडिटिव आइडेंटिटी कितना है? नल वेक्टर के बराबर। तब इस बी वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों ए वेक्टर को आप उधर राइट हैंड साइड में भेज दें, तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो जीरो वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और नल वेक्टर चूंकि एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है, किसी के साथ ऐड कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये माइनस ए वेक्टर आएगा। अर्थात जो माइनस ए वेक्टर है, माइनस ए वेक्टर को यदि ए वेक्टर में जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा आपको एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। इसलिए माइनस ए वेक्टर को ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। सो माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ये उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा भी होता है। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का एडिटिव इनवर्स भी कहलाता है, ये वाइस वर्सा है। ओके, तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए जिसका भी एडिटिव इनवर्स निकालना है उसमें केवल माइनस साइन आपको लगा देना है, यही काम, और कुछ नहीं। नेक्स्ट लॉ है, जैसे वेक्टर एडिशन का लॉ है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर्स के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर, यदि बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम ए वेक्टर में से, इज डिफाइंड एज, सब्ट्रैक्शन को भी हम लोग वेक्टर एडिशन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर एडिशन, उसको हम वेक्टर एडिशन बोल सकते हैं। किसका वेक्टर एडिशन? वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर का एडिटिव इनवर्स, अर्थात ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको हम दूसरी तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऐड कर रहे हैं ए वेक्टर प्लस अब बी वेक्टर का इनवर्स। बी वेक्टर का इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स है माइनस बी वेक्टर। तो आप यदि सब्ट्रैक्ट भी करें, सब्ट्रैक्शन को भी एज ए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बोला जा सकता है, लेकिन किसका एडिशन होगा? पहला जो वेक्टर है जिसमें कि आपको जिसे आपको सब्ट्रैक्ट करना वो वेक्टर और प्लस दूसरे वेक्टर का एडिटिव इनवर्स। ओके, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर इज डिफाइंड एज द वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वन इज द ए वेक्टर एंड प्लस द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी वेक्टर। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। आपको एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। एक वेक्टर है जिसमें आप स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो लेट मान लीजिए कि ए वेक्टर भी है, गिवन वेक्टर को एक दिया गया वेक्टर है एंड लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेमडा को एक कांस्टेंट है, लेमडा बिलोंग्स टू आर, बी ए गिवन स्केलर। ये एक स्केलर है, कोई फिक्स क्वांटिटी है। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, अब इससे लेमडा से मल्टीप्लाई करना। देन स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बाय लेमडा, ए वेक्टर में लेमडा मल्टीप्लाई करेंगे, इज डिफाइंड एज, मल्टीप्लाई करने से जो नया वेक्टर होगा वो कैसे परिभाषित होगा? ध्यान दीजिए, इज डिफाइंड एज वेक्टर लेमडा ए वेक्टर। वो लेमडा और ए वेक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर लेमडा ए वेक्टर। अब इस नए वाले वेक्टर में क्या क्या क्वालिटी है उसको ध्यान दीजिए। इज डिफाइंड एज लेमडा ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, इसका जो अब नया जो वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इज मॉड लेमडा टाइम, लेमडा पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो प्लस माइनस को भूल कर केवल इसका मैग्नीट्यूड टाइम्स द मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड रहा हो उसमें लेमडा का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो नया वेक्टर लेमडा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, लेकिन लेमडा ए वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर ही सेम ही रहेगा। कब? यदि लेमडा पॉजिटिव होगा तब, और यदि लेमडा निगेटिव होगा तो लेमडा ए वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर का अपोजिट हो जाएगा।
एंड अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर इफ लैम्डा इज नेगेटिव। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहां से यहां तक देखिए आपके पास ए वेक्टर है, डायरेक्शन इधर मान लीजिए इधर वेस्टवर्ड है, वेस्ट की डायरेक्शन जा रहा है ए से यहां तक। अब इस वेक्टर में हम क्या किए, एक स्केलर क्वांटिटी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 पॉजिटिव रियल नंबर है। अब जो नया वेक्टर बना इसके मैग्नीट्यूड का दुगना हो गया, जितना था उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। लेकिन डायरेक्शन चूंकि लैम्डा पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहा, वेस्टवर्ड डायरेक्शन भी रहा। अब ये जो लैम्डा हम लोग पॉजिटिव मल्टीप्लाई किए तो हुआ क्या, नया जो 2a वेक्टर बना, 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 टाइम्स a वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड था उसका 2 टाइम्स हो गया। अब ये जब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड तो डबल ही रहेगा, मैग्नीट्यूड इसका डबल रहेगा, लेकिन जस्ट डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जितना मैग्नीट्यूड था मैग्नीट्यूड डबल हो गया, यहां भी मैग्नीट्यूड डबल, लेकिन इस केस में चूंकि पॉजिटिव है तो मैं ये वेक्टर का डायरेक्शन सेम है और इसमें डायरेक्शन अपोजिट हो गया। ये लैम्डा जब 1 से बड़ा था तब, लैम्डा यदि 1 से छोटा हाफ से मल्टीप्लाई किए तो इसका जितना भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसका हाफ हो गया, लेकिन डायरेक्शन सेम रहा। और -हाफ से मल्टीप्लाई किए तो फिर इसी ए वेक्टर का उल्टा डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड जस्ट आधा हो गया। तो यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है लैम्डा ए वेक्टर का भी डायरेक्शन सेम ही रहेगा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने पर। लेकिन यदि नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो यही है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। इन कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ेगा एक्सरसाइज 5.1 को बनाने में। आप 5.1 एक्सरसाइज बनाएं और कुछ प्रॉब्लम्स आपके 5.2 के भी बनेंगे। ओके, और जो भी डाउट्स होता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू बच्चों।